हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेथड ऑफ रिसर्च। वैसे फ्रेंड्स, ये जो क्लास बना रहा हूँ मैं, ये सब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करवा रहा हूँ इसके अंदर में। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए, कुछ क्वेश्चंस पुराने जो एग्ज़ाम्स है उनसे मैंने एज इट इज़ लिए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऑल ओवर ये कह सकता हूँ कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो हमारा टॉपिक हम कवर करना जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ रिसर्च। हालांकि शुरुआत में जो रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट में मेथड ऑफ रिसर्च नहीं आएगा। पहले मेथड रिसर्च क्या है, रिसर्च करने की जो क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज होती है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो उस बाद का टॉपिक है मेथड ऑफ रिसर्च। बट ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ये टॉपिक कवर हो नहीं पाता है। ठीक है, तो मैंने इसको पूरे कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव में जो क्वालिटेटिव, क्वांटिटिव और इथनोग्राफी तीनों टाइप का जो मेथड ऑफ रिसर्च है वो कवर किया गया है। बट इसको मैं डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आऊँगा तो चीज़ें कम समझ में आएगी, तो मैं थोड़ा एक ओवरव्यू लेना चाहता हूँ जो कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और थोड़ा हल्का फुल्का, ये ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मेथड ऑफ रिसर्च। मेथड ऑफ रिसर्च में तीन तरह का रिसर्च मेथड है। पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटिव और तीसरा एथनोग्राफी। क्वालिटेटिव जो रिसर्च जो मेथड है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम सामाजिक जो समस्याओं में अमूर्त जो तथ्य हैं या समाज के जो अमूर्त तथ्य हैं उनका अध्ययन करना होता है। समाज के अमूर्त तथ्य होते कौन कौन से हैं, तो सामाजिक जो सामाजिक संबंध है ये अमूर्त तथ्य है। ठीक है, सामाजिक संबंध अमूर्त तथ्य है। सामाजिक मूल्य, सामाजिक धारणा, सामाजिक विश्वास, वो सब चीज़ें जो कि समाज में हमें दिखाई नहीं दे रही है वो सब अमूर्त तथ्य में मानी जाएंगी। ठीक है, अगर हम देखें कि कौन कौन सी पद्धतियाँ वो है, मतलब मेथड्स है जो हम एक गुणात्मक जो अध्ययन कर रहे होते हैं, मतलब वो अध्ययन जिसमें अमूर्त तथ्यों का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी गुणात्मक पद्धतियाँ हम यूज़ करते हैं। तो पहली पद्धति आगमन और निगमन, दूसरी समाज नीति, तीसरी सामाजिक दूरी का पैमाना, चौथी है व्यक्ति जीवन अध्ययन पद्धति मतलब केस स्टडी मेथड्स, और फिफ्थ है कम्युनिटी स्टडी मेथड। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन मैंने ऑब्जेक्टिव में ही बना दी है। जब उनको सोल्व करेंगे तो ये सभी जो मेथड्स हैं ये हम इजीली इनको सोल्व कर पाएंगे बाद में। अब हम चलते हैं दूसरा मेथड की तरफ, वो है क्वांटिटिव मेथड। क्वांटिटिव मेथड कब यूज़ किया जाता है? क्वांटिटिव मेथड को यूज़ करने के लिए क्वांटिटिव मेथड तब यूज़ किया जाता है जब समाज में जो मूर्त तथ्य हैं उनका अध्ययन करना होता है। ठीक है, कौन से तथ्य? मूर्त तथ्य। अब मूर्त तथ्य कैसे होते हैं? मूर्त तथ्य का मतलब जैसे मान लो मूर्त तथ्य होंगे कौन कौन से, सामाजिक समूह हो गया। ठीक है, जैसे अस्पताल है, विश्वविद्यालय है, वो सब चीज़ें जो कि दिख रही है हमें, विजिबल है। ठीक है, जब उनका रिप्रेजेंटेशन हमें संख्यात्मक रूप में करना हो, ठीक है, मतलब उनको हमें एक शो करना हो, जैसे मान लो शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा एक मूर्त तथ्य दिख रही है कि शिक्षा है। ठीक है, जब उसको हम एक फॉर्म में लाएं, मतलब डाटा की फॉर्म में ले आए और डाटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे सेंसस है उसमें क्या होता है, जनसंख्या और इन सब जो आंकड़े हैं इन सबको हम उस डाटा की फॉर्म में लोगों तक रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएंगे क्वांटिटिव मेथड्स। मतलब वो क्वांटिटिव मेथड से हम उस जो इंफॉर्मेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, दोनों समझ में आ गया। अब हम देखें कि प्रमुख जो क्वांटिटिव मेथड है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रमुख क्वांटिटिव मेथड में पहला है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। ठीक है, सोशल सर्वे मेथड। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो सोसाइटी कई सारी बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है, एक सर्वे आयोजित करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी करवाया जाता है, कई सारे एनजीओ होते हैं, वर्ल्ड बैंक है, उन सब के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑब्जेक्टिव में डाला है। तो पहला है सोशल सर्वे मेथड, दूसरा स्टैटिकल मेथड, तीसरा हिस्टोरिकल मेथड, चौथा है तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड, और पांचवा है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड। पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ज़्यादातर मामलों में इस तरह के आते हैं कि कौन सा क्वांटिटिव मेथड है, कौन सा क्वांटिटिव मेथड नहीं है, या क्वालिटेटिव मेथड है। ठीक है, इस तरह से तो ज़्यादातर चीज़ें यही है। इन दोनों पांच जो चीज़ें बताई गई है, चाहे वो क्वालिटेटिव के 5 पार्ट्स हो या क्वांटिटिव के जो मतलब पांचों जो मेथड्स हैं उनको याद करना होगा। वैसे का वैसे याद कर लो, डायरेक्ट पूछेगा इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव है कौन सी क्वांटिटिव है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम उसका जवाब दे सकते हैं फिर। ठीक है,
तीसरा जो है वो है इथनोग्राफी, नृजाति विज्ञान। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ डेवलप हुई है, ये मेथड डेवलप हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई दूर दराज में कोई गांव, कोई समुदाय रह रहा है, कोई जनजाति रह रही है, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना, उनके बारे में जानना, उनके बीच में रहना, ठीक है, सहभागी रूप से उनके बीच में रहना, सहभागी अवलोकन करना, या कोई भी जो मेथड है सहभागी करके डाटा कलेक्शन करना, ठीक है, और उसको उस डाटा को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये देख इसमें लिखा भी है, छोटी ये पद्धति छोटे समूह की परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करती है। ठीक है, जो डाल्टन हुए, रिजले ने जो कास्ट का जो स्टडी किया था वो इसी पे बेस्ड था। ठीक है, थर्स्टन है, क्रुक है, रसेल है आदि ने निर्जातीय अनुसंधान के माध्यम से भारतीय मानवशास्त्र की आधारशिला रखी। इन्होंने आदिवासी जीवन, उनके समाजों का गहनता से अध्ययन किया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया ओवरव्यू। अब हम चलते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी बात समझाने की होगी मैं समझाता रहूँगा, बाकी हम जो क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे, सोल्व होंगे, उनको इजीली आगे निकल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सा एक क्वालिटेटिव मेथड नहीं है। ठीक है, तो आगमन निगमन क्वालिटेटिव है, समाज मिति, सामाजिक दूरी का पैमाना, और डी है तुलनात्मक पद्धति। तो तुलनात्मक हमने देखा है अभी, तुलनात्मक पद्धति जो है ये क्या है, ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें डी सही होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है गुणात्मक पद्धति किस प्रकार के अध्ययन में सहायक है। तो किस तरह के अध्ययन में सहायक है, अभी हमने देखा था कि अमूर्त तथ्य, ये अमूर्त तथ्यों में सहायक है। ठीक है, इससे हम मूर्त तथ्यों का अध्ययन नहीं कर सकते। अमूर्त तथ्य में बताया था मैंने, धार्मिक विश्वास हो गए, सामाजिक संबंध हो गए, इस तरह की चीज़ें जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, वो सब क्या है, अमूर्त तथ्य हैं समाज के। अगर तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है सामाजिक मूल्यों, सामाजिक विश्वासों, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। तो वही क्वेश्चन रिपीट है जो अभी जस्ट आपने बात करी थी। इसमें क्या आएगा आप खुद देखो, गुणात्मक आएगा, गणनात्मक आएगा, नरजाति विज्ञान आएगा, सभी आएगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा सवाल है, सीधा सा आंसर होगा इसका क्वालिटेटिव मेथड, गुणात्मक पद्धति है। ठीक है, इसी से हम इस तरह के जो फैक्ट्स है इनका अध्ययन के लिए हम कौन सी पद्धति का यूज करेंगे, क्वालिटेटिव मेथड्स का। क्वालिटेटिव मेथड में वही 5 पद्धति हैं, सीधा सीधा उनमें से जो इस पर सूटेबल होगी उससे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाने वाली गुणात्मक पद्धति कौन सी है। ठीक है, इसको समझो एक बार, ये क्या, ये जो पद्धति है ये कौन सी पद्धति है, ये गुणात्मक पद्धति। पहली बात तो कौन सी पद्धति है, गुणात्मक पद्धति है। इसको मैं आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आगमन और निगमन पद्धतियों को दोनों को डिस्क्रिप्शन करूंगा। ठीक है, तो विशिष्ट सामान्य की तरफ जो जाते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आगमन पद्धति। जो आगमन पद्धति है उसमें विशिष्ट फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाता है, और जो निगमन है उसमें जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने वाली गुणात्मक पद्धति कौन सी है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि सामान्य से विशिष्ट या फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जो जाती है वो है निगमन पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणनात्मक पद्धति किस प्रकार के अध्ययन में सहायक है। तो क्वांटिटी जो पद्धति है किस प्रकार के अध्ययन में सहायक है। देखो, जो गुणात्मक थी वो अमूर्त तथ्यों के अध्ययन पे थी, और जो गणनात्मक होगी वो मूर्त तथ्यों के अध्ययन में। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो क्वांटिटिव जो मेथड है उससे किस तरह के जो फैक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, वो करेंगे मूर्त तथ्यों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गणनात्मक पद्धति नहीं है। कौन सी पद्धति गणनात्मक नहीं है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, आप आराम से कर पाओगे। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति गणनात्मक है, बिल्कुल है। सांख्यिकी पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड गणनात्मक है। आगमन निगमन ये गणनात्मक नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है, गुणात्मक। कौन सा ये, गुणात्मक, जो हमने अभी पढ़ा भी था इसको, तो ये गुणात्मक है, याद रखना है फ्रेंड्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामाजिक दूरी का पैमाना किसने खोजा था। ठीक है, सामाजिक दूरी का पैमाना, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सीधा सा सवाल है ये, इसका आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आता होगा। बोगार्डस जो थे, इन्होंने सामाजिक दूरी के पैमाने की खोज की थी। ठीक है, ये सामाजिक जो संबंध है ना, या एक जो समुदाय है या एक जो व्यक्ति है उसके प्रति लोगों की रुचि कैसी है, इसको मापने का एक पैमाना था, जिसकी खोज किसने की थी, बोगार्डस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक दूरी का जो पैमाना है निम्न में से उसके लिए कौन सा कथन गलत है। ठीक है, सामाजिक दूरी का पैमाना के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो
तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था, समुदाय आदि के प्रति लोगों की रुचि को जानने के लिए इस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बोला था आपको कि इस तरह के जो चीज़ों को जानने के लिए लोगों के बीच के जो सामाजिक संबंध है, उनके आपस में कैसी रुचि है, उसको जानने के लिए सामाजिक दूरी का पैमाना का प्रयोग किया जाता है। बोगार्डस ने संस्थागत व्यवहारों का अध्ययन करने तो उसका प्रयोग किया, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, इसमें विभिन्न परिस्थितियों, घटनाओं के प्रति लोगों की मनोवृत्तियों का पता लगाया जाता है। ठीक है, लोगों की मनोवृत्ति एक घटना के प्रति अलग अलग हो सकती है, एक की अलग हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है, तो उनका पता लगाया जाता है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बोगार्डस ने ये पाया था कि भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति लोगों की रुचि में असमानता पाई जाती है। सामाजिक दूरी मापने के लिए इन्होंने स्केल भी तैयार किए थे। ठीक है, बोगार्डस अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था, 1882 में इसका बॉर्न होता है, 1973 में ये इनकी डेथ होती है। पूरा नाम इनका इमोनी एस बोगार्डस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक हु शैल सर्वाइव किसने लिखी थी? बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें जो समाज नीति का जो सोशियोमेट्री जो वर्ड है वो इसी बुक से लिया गया था। ठीक है, मॉर्नियो ने बुक लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मॉर्नियो ने हु शैल सर्वाइव बुक लिखी थी और इसी में इन्होंने समाज नीति जो पद्धति है ना, उसका प्रयोग किया था, उसके बारे में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाज नीति पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ठीक है, अभी हमने बात करी इसके बारे में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉर्नियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज नीति या सोशियोमेट्री पद्धति से अध्ययन संभव है? मतलब किस तरह का अध्ययन इससे संभव है? ठीक है, गुणात्मक, गणनात्मक, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जिस तरह से सोशल जो मेथड्स, रिसर्च मेथड्स जो हमने पढ़े हैं, उसमें जो गुणात्मक थे उनमें समाज नीति, ठीक है, गुणात्मक इसमें क्या नाम है, हाँ, गुणात्मक में समाज नीति जो पद्धति है इसका प्रयोग किया जाता है। बट समाज नीति या जो सोशियोमेट्री जो मेथड है, इसकी खास बात है, इससे गुणात्मक और गणनात्मक, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों तरह के फैक्ट्स हम इसमें जान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए व बी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज नीति या सोशियोमेट्री अध्ययन पद्धति के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसकी सहायता से बड़ों समूह का अध्ययन भी संभव है। ठीक है, तो पहला जो है ऑप्शन गलत है। वैसे इसका मैं इसका जवाब अभी से देता हूँ, पहला ही इसका गलत हो जाएगा। इसकी सहायता से बड़े समूह का अध्ययन संभव नहीं है, हमेशा छोटे समूह का जो अध्ययन ही इस पद्धति के द्वारा हो पाता है। तो आप याद रखना कि छोटे समूह का जो अध्ययन है वो समाज नीति अध्ययन पद्धति के द्वारा किए जाते हैं। इसकी सहायता से, सेकंड ऑप्शन देखिए, इसकी सहायता से समूह के सदस्यों के आपसी संबंध को मापा जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक है, सोशियोमेट्री में यही किया गया था कि इसमें आपसी संबंधों को मापा जा सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन था, इस पद्धति में अधिमान व्यवस्था, प्रेफरेंशियल सिस्टम पर जोर दिया गया है। और लास्ट ऑप्शन है, तथ्यों की व्याख्या व स्पष्टीकरण के लिए समाज चित्र का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको समझते हैं, हम अच्छे से समझते हैं प्रेफरेंशियल सिस्टम क्या है और आपसी जो संबंध है उसको किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे मान लो कोई क्लास है, उसमें कमल, राकेश, विराज इस तरह के नाम के 2-3 लोग हैं। ठीक है, उसमें 30 स्टूडेंट है क्लास में, तो सबसे ये लिखवाया जाता है कि 30 जो स्टूडेंट्स हैं उन 3 में से वो जो 3 लोग हैं उनमें 30 स्टूडेंट किस तरह से एक को मतलब क्या मानते हैं। जैसे ऑप्शन दे दिया जाता है कि सबसे अच्छा या फिर बुरा, तो सब लोग अपना अपना प्रेफरेंस भरेंगे कि जैसे मान लो कमल के लिए 15 लोगों ने बोला कि सबसे अच्छा लड़का क्लास में कमल है। ठीक है, 30 लोगों ने अपने वोट डाले एक तरह से, और उसमें कमल का फर्स्ट रहा, राकेश का सेकंड रहा और विराज का थर्ड रहा। मतलब वो जो जब लोगों ने उसको पसंद करने की बात आई तो थर्ड रहा। तो इससे पता चलता है कि कमल का जो संबंध है ना अन्य बाकी के लोगों से, वो सबसे बेहतर है, राकेश का उसके बाद है और विराज का सबसे कम है। ठीक है, तो ये प्रेफरेंशियल सिस्टम हो गया। कमल इसमें जिसको प्रेफरेंस पहले दिया गया, किसी को प्रेफरेंस सेकंड दिया गया, किसी को प्रेफरेंस थर्ड दिया गया। ठीक है, इस प्रकार समाज नीति पैमाने से सामाजिक संबंधों को मापा जा सकता है, बताया जा सकता है कि इसका जो संबंध है इसके साथ बेहतर है और इसके साथ कम बेहतर है या इसके साथ अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? आई थिंक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। प्रेफरेंशियल सिस्टम, जो देखो प्रेफरेंशियल सिस्टम में क्या है, प्रेफरेंस किसे दिया गया है ज़्यादा। ठीक है, जिसको ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस मिला, इसका मतलब ये है कि समूह के सदस्यों के साथ उसके जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है,
ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक अध्ययन पद्धति के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कम्युनिटी स्टडी मेथड, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, पहला ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रजातीय संघर्षों का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल ठीक है, ये पद्धति तभी से सामने आई थी जब प्रजातीय संघर्ष हो रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के टाइम पे, उसके बाद ही इस पद्धति का शुरुआत हुई थी। अध्ययन करने वाला उस समुदाय का एक अंग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना है। ठीक है, वो उस समुदाय में जाके रहने लग जाएगा जिस समुदाय का उसे अध्ययन करना है, जिस समुदाय पर वो रिसर्च कर रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, सामाजिक समस्या को समझने के लिए समस्या की वास्तविक पृष्ठभूमि और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारकों को समझना होगा। मतलब वो जो सामाजिक समस्या है वो क्यों डेवलप हुई, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या उसका रीज़न रहा है, मतलब उसके सभी कारक जो उस समस्या से रिलेटेड है, उन सबको समझकर ही वास्तविक रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, लास्ट है सामुदायिक अध्ययन पद्धति में कम समय और साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। एक्चुअल में क्या है, जब किसी कम्युनिटी का अध्ययन किया जाता है तो समय भी ज़्यादा चाहिए होता है, साधन भी ज़्यादा चाहिए होता है, लोग भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, टेक्निक्स चाहिए होती है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इसमें ज़्यादा साधन चाहिए होंगे, ज़्यादा समय चाहिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी सामाजिक संस्था का अध्ययन उस समुदाय की पृष्ठभूमि में करना जहाँ वो समस्या है, जहाँ वो समस्या मौजूद है, इसे ही सामुदायिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है इसमें अध्ययन करने वाला एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। ये इकाई कोई व्यक्ति, परिवार, संस्था, समूह, जाति, उपजाति या इतिहास का कोई युग भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। कई बार हम लोगों को ये मतलब हम खुद ही प्रिडिक्शन ही करके रखते हैं कि जो केस स्टडी मेथड है वो किसी छोटे समूह पे या हम खुद एक व्यक्ति पे ही किया जाता है, जो हालांकि इसका जो प्रयोग है वो सामाजिक विज्ञानों में कम होने लगा है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कई बार डॉक्टर्स किसी पेशेंट से हिस्ट्री लेता है, वो सब अपने आप में एक केस स्टडी मेथड है। ठीक है, तो ये कोई इकाई, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, समूह हो सकता है, संस्था हो सकती है, समुदाय हो सकते हैं, जाति, उपजाति या इतिहास का कोई युग भी हो सकता है, मतलब काफ़ी बड़ा जो एरा है वो भी हो सकता है, उस सब की केस स्टडी हो सकती है। तो ये राइट है, मतलब ऑप्शन। ठीक है, किसी भी इकाई के बारे में सूक्ष्म अध्ययन व जानकारी प्राप्त की जाती है। बिल्कुल ठीक है, केस स्टडी मेथड में यही होता है कि जो इकाई है जिस पर अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, उसकी डीप नॉलेज प्राप्त की जाती है। ठीक है, ताकि उसका एक तरह से सामाजिक समस्या का, अगर हम इस तरह से करें तो सामाजिक समस्या का जो निदान है ना वो बेहतर ढंग से कर सके। या यूँ कहो कि एक पेशेंट, जब एक डॉक्टर केस स्टडी ले रहा होता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसकी बारीकियों को समझ सके ताकि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके, उसकी जो डिजीज़ है उसको ट्रीट किया जा सके। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, किसी भी इकाई या घटना के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, मतलब होल स्टडी की जाती है। ठीक है, और डी ऑप्शन है, इसमें संपूर्ण अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और लास्ट का है उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है, मतलब चारों जो डाटाज हैं, चारों जो ऑप्शन है वो सही है, तो ई ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है, तो किसी भी संपूर्ण अध्ययन पद्धति से मतलब समझे आप कि संपूर्ण अध्ययन पद्धतियाँ क्या है, और कई सारी पद्धतियाँ हैं संपूर्ण अध्ययन पद्धतियाँ ये। ठीक है, इसमें आएगी जैसे गहन साक्षात्कार हो गया, प्रश्नावली हो गया, आत्म इतिहास हो गया, या दूसरे मेथड जैसे प्रलेख हो गए, पत्र हो गए, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस पद्धति का जो प्रयोग है हर्बर्ट स्पेंसर ने भी किया था, कूले ने भी इसका प्रयोग किया था फ्रेंड्स। कूले ने तो काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया था इसका। ठीक है, इस तरह के जो विद्वान थे इन्होंने इसका प्रयोग किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है इसमें शोधकर्ता घटना स्थल पर जाकर, ठीक है, क्षेत्र में जाकर प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सोशल सर्वे जो है, हाँ हम आए दिन देखते रहते हैं, गाँव में भी कई बार लोग आते हैं सर्वे करने के लिए। ठीक है, उसमें लोग जाते हैं घटनास्थल पर ही जाते हैं, जाकर प्राथमिक तथ्यों का संकलन करते हैं, कई फॉर्म से भरवाते हैं, इस तरह की बातें होती है। ठीक है, बी ऑप्शन है इसमें शोधकर्ता सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेकारी, अपराध, अशिक्षा आदि का अध्ययन करता है तथा समाधान भी प्रस्तुत करता है। बिल्कुल ठीक बात है। सामाजिक सर्वेक्षण में न केवल समस्या के बारे में बात की जाती है, उसका स्टडी किया जाता है, बल्कि उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो सोशल सर्वे
जो कंडक्ट करवाए जाते हैं ये किसी एनजीओ, सरकारी संस्थान, मतलब बड़े स्तर पे करवाए जाते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये एक सहकारी प्रक्रिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैन, सहकारी कोऑपरेटिव प्रोसेस है। मतलब ये एक आदमी नहीं करता है, इसमें एक पूरा क्या बनाया जाता है, अध्ययन दल बनाया जाता है, अध्ययन दल बनाकर उनको भेजा जाता है, वो जाकर अध्ययन करते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। डी ऑप्शन है वे घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन की जा सकती है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, ये भी सही है, ये ठीक ऑप्शन है। एक डेफिनेट एरिया चाहिए होता है इसके लिए, एक डेफिनेट एरिया में ही सोशल सर्वे कंडक्ट करवाए जाते हैं। ई ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही है, तो इसका भी राइट आंसर यही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंसस सर्वे मेथड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये भी सोशल सर्वे का ही एक पार्ट है, सेंसस सर्वे। ठीक है, इस प्रकार के सर्वेक्षण में किसी विषय हेतु क्षेत्र के सभी इकाइयों में संपर्क किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मान लो सेंसस के लिए लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, गांव में आते हैं, छोटे जो भी मतलब सभी जगह आते हैं, शहरों में, गांव में, ये लोग आकर डाटा इकट्ठा करते हैं, घर में कितने सदस्य हैं, सभी घरों में जाते हैं, पर्टिकुलर मतलब मैन टू मैन बात होती है, लोग घर से सभी घरों में जाकर इन्फॉर्मेशन को ली जाती है। ठीक है, किसी विषय हेतु क्षेत्र के सभी का संपर्क किया जाता है। भारत में जनगणना इसका एक उदाहरण। ठीक है, इसमें प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति से संपर्क किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है सबसे बड़े समुदाय का मतलब इससे बड़े समुदाय का अध्ययन संभव है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बड़े समुदायों का अध्ययन किया जाता है इससे, और ये उपरोक्त सभी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये भी सामाजिक, ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ना, ये भी सामाजिक जो सर्वेक्षण है, सोशल सर्वे है, उसी के टाइप्स पे है। जैसे मान लो सैंपल सर्वे हुआ, पायलट सर्वे हुआ, मेन सर्वे हुआ। ठीक, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैंने इनको अलग से ही क्वेश्चन फॉर्म में ला दिया है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जब समग्र का विस्तार अधिक हो, ठीक है, तथा समय और धन की कमी हो। समग्र मतलब जो रिसर्च एरिया है, धन की कमी हो तो समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुनकर अध्ययन किया जाता है। इन प्रतिनिधि इकाइयों को निदर्शन या सैंपल कहते हैं, और जो सैंपल इकाइयों का सर्वेक्षण ही क्या है, मतलब जो सैंपल जो इकाइयाँ हैं, सैंपल यूनिट्स है, उनका सर्वे करना ही ये निदर्शन सर्वेक्षण कहलाता है। जैसे गांव में मान लो 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से क्या करेंगे, लोग सैंपल ले लेंगे। सैंपल 50 लोगों का ले लिया, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो रिसर्च एरिया है ना, उसमें जितने ये प्रतिनिधि जो यूनिट उठाएंगे ना, वो सबका रिप्रेजेंटेशन कर पाए, मतलब एक ही टाइप की हो, ऐसा ना हो कि बहुत डिफरेंट इस तरह की हो, तो उनको ले लेंगे। इसका मतलब यही है कि उनको उठाने का मतलब जो बाकी बची हुई ना उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मान लिया जाता है। तो कुछ इकाइयों को ले लिया जाता है, जैसे 500 में से 50 ले लिया, ठीक है, तो वो अपने आप में 10% यूनिट्स उठा लेंगे और उन्हीं का सर्वे कर लेते हैं। ये सैंपल सर्वे कहलाता है। नेक्स्ट है पूर्वगामी सर्वेक्षण, मुख्य सर्वेक्षण। पूर्वगामी सर्वेक्षण मुख्य सर्वेक्षण से पहले किया जाता है। ठीक है, पायलट्स जो सर्वे है वो मेन सर्वे से पहले किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़े सर्वेक्षण का लघु रूप है, मतलब जो हम मेन सर्वे करना चाहते हैं उसका छोटा रूप है, राइट है। इसका उद्देश्य मुख्य सर्वेक्षण में कितना धन, समय व श्रम लगेगा ये पता लगाना है। हम पहले से ही इस बात का पता लगा लेते हैं पायलट सर्वे करके कि जो हम सर्वे कर रहे हैं वो कितनी संभावनाएं रखता है, किन चीज़ों की कितना धन लगेगा, कितना श्रम लगेगा, ठीक है, कितना इसमें टाइम लगेगा, उसका पहले से हम पता लगा पायलट सर्वे करके देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, ये राइट आंसर राइट है, मतलब ये भी थर्ड ऑप्शन है। मुख्य सर्वेक्षण पूर्वगामी सर्वेक्षण कर लेने के पश्चात समस्या का वास्तविक अध्ययन किया जाता है, वो तथ्यों का संकलन किया जाता है। मुख्य सर्वेक्षण मेन सर्वे कब करते हैं, जब पायलट सर्वे कर लिया जाता है, मतलब पूर्व सर्वेक्षण कर लेने के पश्चात उसके बाद में इसका किया जाता है। ठीक है, और डाटा को कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, ये भी। डी है सामाजिक सर्वेक्षण गुणात्मक व गणनात्मक प्रकार का हो सकता है। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण कैसा हो सकता है, ये गुणात्मक भी हो सकता है और ये गणनात्मक भी हो सकता है, ये भी ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा, राइट आंसर, वो होगा उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्टैटिकल मेथड के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे स्टैटिकल मेथड्स को लेकर सभी एग्जाम्स में। पहला ऑप्शन है सांख्यिकी पद्धति की सहायता से सामाजिक तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सांख्यिक पद्धति स्टैटिकल मेथड में यही है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मान लो शिक्षा संबंधी डाटा हो गए या कोई भी डाटा, एनीथिंग एल्स, सेंसस वाला जो ऑप्शन जो एग्जांपल मैंने दिया था, उनको संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये सांख्यिक पद्धति, ये स्टैटिकल मेथड है।
नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं के संख्यात्मक पहलुओं हेतु इसका प्रयोग सर्वप्रथम गिडिंग्स ने किया। ये ऑप्शन भी ठीक है, गिडिंग्स ने ही सबसे पहले, ठीक है, इस तरह का जो मेथड है स्टैटिकल मेथड, इसका प्रयोग किया था। इस पद्धति में संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक पहलुओं पर भी जोर दिया जाता है। ये ऑप्शन गलत है। संख्यात्मक जो स्टैटिकल रूप फॉर्म में कभी इंफॉर्मेशन को देने के बाद में उसका जो क्वालिटेटिव जो पहलू है ना, उसको इसमें जोर नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटास का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, मतलब संख्यात्मक पहलू को ही दिखाया जाता है। ठीक है, डी है संकलित आंकड़ों को ग्राफ, चार्ट, सारणी आदि से प्रदर्शित किया जाता है। इस पद्धति में पक्षपात की संभावना बहुत कम होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब गलत कथन कौन सा है, तो सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल मेथड के बारे में। कौन सा कथन गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन है समाजशास्त्र व मानव शास्त्र में जो हिस्टोरिकल मेथड है इसका प्रयोग 19वीं सदी में डार्विन की पुस्तक जो थी, डार्विन ने जो बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के आने के बाद हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञानों में ये डार्विन की पुस्तक जो आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके बाद ही शुरू हुई थी। उसके बाद में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में शुरू हुई है। बी ऑप्शन है अगस्त कांट हुआ, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, वेस्टरमार्क, कार्ल मार्क्स, ए आर देसाई, केम कपाड़ी आदि ऐतिहासिक पद्धति से जुड़े हुए। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तीसरा ऑप्शन है इस विधि में भूतकालीन घटनाओं एवं तथ्यों के क्रमिक विकास, नियमितताओं एवं सामाजिक प्रभावों के आधार पर वर्तमान में घटित होने वाली सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की व्याख्या एवं विश्लेषण किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। भूतकाल में जो घटनाएं हैं वो निरंतरता में इस समय जो वर्तमान में किस तरह से घटित हो रही है, उन्हीं सभी चीज़ों का, सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का जो है व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ है यह अतीत की सहायता से वर्तमान को समझने की विधि है। ये बिल्कुल ठीक है, अतीत की सहायता से वर्तमान को समझा जाता है। इसमें घटनाओं की गणना एवं माप संभव है। बिल्कुल ठीक नहीं है ये जो लाइन है इसमें फ्रेंड्स, ये लाइन गलत है इसमें। ठीक है, इससे घटनाओं की गणना एवं माप संभव है, माप संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इतिहास केवल क्या है, ये सिर्फ उसका अध्ययन नहीं है कि क्या है, वरन ये भी ज्ञात किया जाता है कि क्यों और कैसे घटित हुआ। कोई भी घटना अचानक घटित नहीं होती है फ्रेंड्स, उसका एक अतीत होता है, एक इतिहास होता है, जिसको समझे बिना घटना की पूर्ण एवं स्पष्ट व्याख्या संभव नहीं है। यही कारण है कि समाजशास्त्र में भी ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग बढ़ा है अब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कंपैरेटिव मेथड के लिए क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। एक ही समूह, समाज अथवा विभिन्न समूहों या समाजों में घटने वाली जो समान प्रकृति घटनाओं या समस्याओं की परस्पर तुलना की जाती है, वो उनकी समानता और असमानता को ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, तुलना दो चीज़ों की जाती है। ठीक है, समान है, असमान है, इस तरह से वो किसी घटना की हो सकती है, तथ्यों की हो सकती है, समूह की हो सकती है, समाज की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, दो चीज़ें चाहिए होती है, दोनों का कंपेरिजन किया जाता है, समानता और असमानता को ज्ञात किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है वर्तमान में जाति प्रथा में होने वाले परिवर्तन और नवीन स्वरूपों की वैदिक कालीन जाति प्रथा से तुलना करना चाहें तब तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आज जो जाति प्रथा है, अगर उसका कंपैरिजन हम किससे करें, वैदिक कालीन जाति प्रथा से करना चाहें तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, उस समय जाति प्रथा कैसी थी, आज कैसी है, ये जो रिसर्च का विषय भी हो सकता है और दोनों में कंपैरिजन बनता भी है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है गिन्सबर्ग के अनुसार तुलनात्मक पद्धति का कार्य केवल कुछ घटनाओं की तुलना करना ही नहीं, अपितु तुलना के द्वारा उनकी व्याख्या करना भी है। बिल्कुल ठीक है, इस सेंटेंस को आप याद भी रखना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों तक सीमित है। ये ठीक नहीं है। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों तक सीमित नहीं है, ये प्राकृतिक जो विज्ञान है उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अगस्त कांट ने लॉ ऑफ 3 स्टेज जो दिया था उन्होंने अपना एक सिद्धांत, उसमें इन्होंने यूज़ किया था धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक, आपको याद होगा 3 स्तर बताए थे उन्होंने। स्पेंसर ने इसका यूज़ किया था समाज व सावयव की तुलना में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, और दोनों के बीच में कई समानता को बताया था, समाज और सावयव के बीच में, कि सावयव का मतलब शरीर और समाज, शरीर से तुलना की थी उन्होंने समाज की। ठीक है, दोनों के बीच में कई सारे समानताओं को बताया था। इस आधार पर समाज को उन्होंने क्या बोला था, इस आधार पर ही उन्होंने समाज को सावयव कहा था।
ठीक है। मैक्स वेबर ने भी यूज़ किया था पूंजीवाद, वो प्रोटेस्टेंट धर्म के सहसंबंध को दर्शाने के लिए। उन्होंने दुनिया के 6 जो महान धर्म थे ना, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था। और मर्डॉक ने किया था इसका प्रयोग, 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो इस तरह से कई सारे जो विद्वान थे उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, ना केवल सामाजिक जो समाजशास्त्र से रिलेटेड लोगों ने किया हो, बल्कि प्राकृतिक जो विज्ञान है उनके लोगों ने भी इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड, इसके लिए कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। ऑप्शन ए देखो, इसमें प्राणी शास्त्र से ये उपागम मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र में आया। ठीक है, जिसका श्रेय स्पेंसर को जाता है। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ये बात ठीक है कि सबसे पहले प्राणी शास्त्र में आया था। ठीक है, प्राणी शास्त्र का मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाती है, लेग्स कैसे होते हैं, कोशिका क्या है, ठीक है, और मतलब सभी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है बॉडी की, वो उसमें यूज़ किया गया था। उसके बाद में ये मानवशास्त्र, ठीक है, और फिर समाजशास्त्र में इसका प्रयोग किया गया, और उसका श्रेय जो जाता है वो स्पेंसर को जाता है। ठीक है, लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन ने इसका प्रयोग 1906 में किया तथा 1914 में मेलिनोस्की ने इसका प्रयोग करके इस उपागम को लोकप्रिय बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, पहली बार स्पेंसर ने इसका प्रयोग किया था 1906 में। एक्चुअल में क्या है, जो रेडक्लिफ ब्राउन है ना, इन्होंने अंडमान द्वीपवासियों पर एक स्टडी की थी और उस पर इस पद्धति का यूज़ किया था उन्होंने। ठीक है, बुक भी थी उनकी, द अंडमान आइलैंड्स 1922 में आई थी, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में। दोनों जो बुक्स थी उसमें इन्होंने इस उपागम का यूज़ किया था। कौन से उपागम का यूज़ किया था? स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड्स, इस उपागम का यूज़ किया था। 1914 में मेलनस्की ने भी इसका यूज़ किया था। मेलनस्की ने मेलेनेशिया जो ऑस्ट्रेलिया में है, मेलेनेशिया, वहाँ के लोगों में इन्होंने अध्ययन किया था और बुक भी लिखी थी, एग्रोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, द फैमिली ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, नेक्स्ट बुक थी इसकी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रही है मेलनस्की की। ठीक है, और दुर्खिम ने भी इसका प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये उपगम समाज को एक संरचना मानता है, बिल्कुल ठीक है, एक संरचना मानता है जो विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसका प्रकार्यात्मक संबंध होता है। मतलब एक समाज एक संरचना है, वो विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है और सभी इकाइयों का अपना एक प्रकार्यात्मक संबंध होता है। मतलब वो उनके अंदर कौन सा किस तरह का रिलेशन होता है? फंक्शनल रिलेशन होता है। मतलब सब अपना अपना काम कर रही होती है और जो काम होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। जब हम जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसमें हाथ है, पैर है, कान है, मुंह है, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट इंटरडिपेंडेंसी सबकी है। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। थर्ड ऑप्शन है, दुर्खिम ने सबसे पहले सामाजिक संरचना का प्रयोग प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक में किया। ये ऑप्शन गलत है, दुर्खिम ने इसका प्रयोग नहीं किया। इसका प्रयोग सबसे पहले अभी मैंने बताया था स्पेंसर ने किया था। बुक जो थी उनकी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले सामाजिक संरचना का प्रयोग किया था। ठीक है, दुर्खिम ने हालांकि इसका प्रयोग किया था, इस पद्धति का प्रयोग किया था। बुक थी इनकी द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रमुख संरचनात्मक प्रकार्यवादी रेडक्लिफ ब्राउन है, मेलनोवस्की है, स्पेंसर है, दुर्खिम है, मर्टन है, पार्सन से और लेवी स्ट्रोस है। ठीक है, लेवी स्ट्रोस है। ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा कथन गलत है, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दुर्खिम नहीं है, ये है स्पेंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी क्लास पूरी होती है। आई होप कि आपको मैंने सही से समझा दिया होगा। ठीक है, और चीज़ों को जैसे मेथड ऑफ जो रिसर्च है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आई होप आप अच्छे से कर पाओगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आगे भी जो सोशल जो रिसर्च है उससे रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। और ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।